हेलो बच्चों, मैं उमेश कुमार पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। और मैं आज से आप सभी को संख्या पद्धति जो कि नंबर सिस्टम जिसका कह दिया जाए कि एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं आप सभी को कि इस कोरोना काल में बच्चों का स्कूल नहीं खुल रहा है। इस कारण से हमारे मन में एक विचार आया कि आप लोगों को कुछ ऐसे माध्यम से शिक्षा दी जाए जिससे कि आप लोग घर पर रहें और शिक्षा भी ग्रहण करें। इसलिए हम आज से आप सभी को मैथ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और आप लोग बता दें कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को ममता कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये एक गणित का सबसे लोअर और सबसे यह कह दिया जाए सबसे बेसिक टॉपिक है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि संख्या पद्धति होता क्या है तब तक आप मैथ में कभी भी किसी प्रकार से कुछ नहीं कर सकते हैं इसका, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप कठिन से कठिन और सरल से सरल व्याधाओं को सॉल्व कर सकते हैं अपने। तो जैसे आप देख रहे हैं लिखा गया है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार के संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों और नियमों का अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। तो संख्या पद्धति में सिर्फ यही नहीं बल्कि कई प्रकार के हैं। अब जैसे इनके एक भाग है अंक, मतलब डिजिट। तो अंक किसे कहते हैं? तो अंक वो होते हैं जो 0 से शुरू होकर के 9 तक की सभी को हम क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। तो जैसे लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जितने लिखे हैं ये सब अंक कहलाएंगे। ये सब अंक कहलाएंगे। इन्हीं की सहायता से हम संख्याओं को लिखते हैं। तो अंक में ये 10 जो अंक हैं इनको हम दार्शनिक पद्धति बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम। और इन्हीं 10 की सहायता से हम किसको लिखते हैं? संख्या को। ठीक। तो संख्या लिखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए अंक किसे कहते हैं। तो अंक वे होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर के 9 तक की सभी को हम अंक बोलेंगे। और अंकों के समूहों को ही संख्या बोलते हैं। और आपको एक चीज बता दें कि इन 10 में से 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को हम सार्थक अंक अर्थात जिनका उपयोग करके हम किसी न किसी परिणाम पर प्राप्त हों, किसी न किसी एक निश्चित यह कह दिया जाए कि हमको कोई ना कोई एक निश्चित वैल्यू मिले तो वो सार्थक अंक कहलाएगा, जिससे हमको उसका कोई लाभ मिले। ठीक। तो वो सार्थक अंक कहलाएगा आपका। और इसमें जो 0 रखा गया है ये 0 निरर्थक अर्थ है अर्थात असार्थक अंक, जिसका कोई प्रयोग करने से कहीं कहीं लाभ होगा तो कहीं कहीं हानि होगा। लेकिन इनमें इन सभी संख्याओं को लिखने पर हमें सार्थक अर्थात लाभ के सिवाय हानि नहीं होगा। ठीक। और इसके बाद आता है आपकी संख्या। संख्या अर्थात नंबर। अब बात आता है पहले क्या हुआ, क्या पढ़े हम? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति अर्थात ऐसी पद्धति जिसमें संख्याओं एवं उनके संबंधों का हम
अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाएंगे? संख्या पद्धति। उसके बाद हुआ अंक। अंक कौन कौन से हैं? 0 से लेकर के 9 तक की सभी को क्या कहेंगे? अंक बोलेंगे। और इनमें अब 2 पार्ट कौन कौन? एक सार्थक अंक, एक निरर्थक अंक। तो सार्थक अंक 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब सार्थक अंक हो गए। उसके बाद निरर्थक अंक। निरर्थक अंक 0 होगा, जो कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए उनको हम निरर्थक अंक बोलते हैं। उसके बाद आ गया संख्या। तो संख्या जो होगा, इन अंकों के समूहों अर्थात समुच्चय को ही संख्या बोलेंगे। ठीक, तो जैसे लिखा गया है, अब इन्हीं 10 अंकों में से किसी 2 को ले लीजिए, मान लीजिए 2 और 5, इनके समूहों से बना अर्थात प्राप्त ही क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा। ये हुआ आपकी कौन सा संख्या? 25, अर्थात नंबर क्या कौन सा होगा? 25। तो 25 जो है किससे मिला? अंकों से। तो इसलिए हम कहेंगे कि बगैर अंक के हम संख्या नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार अब अंकों के समूहों का यहाँ पे बात है, अंकों के समूहों का। तो जब हम जितने ही अंक लिखेंगे अर्थात उनके समूह ही क्या कहलाएंगे? संख्या कहलाएंगे। ठीक, अब बात हुआ, ये तो मान लीजिए 2 अंक लिख दिए। एक बात यहाँ पे है समुच्चय और समूह। समुच्चय का मतलब यही होता है कि जैसे हमारा आपका परिवार हुआ, तो परिवार में जितने लोग हैं वे लोग उस परिवार का सदस्य कहलाएंगे और वो परिवार ही समुच्चय होगा। अर्थात आदमियों का समूह हुआ, ऐसे हम आप सब क्लास में बैठे हैं तो स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का समुच्चय, उस क्लास को अर्थात क्लास जो होगा वो समुच्चय होगा और उसमें उपस्थित छात्र छात्राएं उस क्लास के समुच्चय कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे अर्थात सदस्य कहलाएंगे। तो ये जो संख्या है और ये जो अंक है, इन्हीं सदस्य से हम किसको लिखेंगे? संख्या लिखेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि संख्या, अंकों के समूहों को भी हम संख्या बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है संख्यांक। संख्यांक, अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदी में किसी भी शब्द को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम उनका क्या करते हैं? उनका अर्थ निकालने के लिए उन शब्द का, उस वाक्य का हम संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद का अर्थ हुआ कि जैसे मान लीजिए लिखा गया है संख्या, ये लिखा है संख्यांक, अर्थात वह, या फिर ये कह सकते हैं कि संख्यांक उसे कहते हैं जो संख्याओं में मिला हो, अर्थात जो संख्याओं से निकल के आवे अंक, वही संख्यांक कहलाएगा। जैसे इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या मिलेगा? संख्या प्लस अंक, अर्थात संख्यांक। वो अंक जो संख्याओं से निकले, वो अंक जो संख्याओं में से निकले। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 432, अर्थात अंकों को, अर्थात इस संख्या के जो अंक हैं वो संख्यांक कहलाएंगे। बात है समझ में? अब इसमें से अगर हम पूछे इस संख्या का कौन सा अंक है, अर्थात संख्यांक क्या है, संख्यांक अंक का होगा 4, 3 और 2। ये क्या हो जाएंगे? संख्यांक, अर्थात उस संख्या का अंक ही संख्यांक कहलाएगा। अब बात आप आती है संख्यांक के बाद आता है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, और उससे पहले आपको बता दें हम कि जैसे यह संख्या लिखा गया आपका 2534। अब इस संख्या का हमें
दो चीज निकालना है। एक होता है स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू, दूसरा होता है जातीय मान या अंकिक मान, उसको इंग्लिश बोलते हैं फेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या को लिखने से पहले या फिर पढ़ने से पहले हमको ये चीज देखना है कहां से उसको पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक, तो इसको हम किसी भी सभी संख्याओं को हम सदैव उस संख्या के दाहिनी तरफ से लिखना और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है संख्या 2534, जैसे हमको पता है, हम तो पढ़ लिए, लेकिन जिसको नहीं पता है ये कैसे, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या लिखा गया है, तो उसको हम पहले, उसके लिए पहले क्या करेंगे हम कि उस संख्या का जो दाहिनी पक्ष होगा उसी स्थान से स्टार्ट करेंगे लिखना। कौन क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब आप पढ़ सकते हैं कितना, ये हजार किसके स्थान, दो किसके स्थान पे है, हजार के, तो इसको पढ़ेंगे क्या, 2000। अब ये 5 किसके स्थान पे है, 5 100 के स्थान पे है, तो 5 100 हो गया। 3 किसके स्थान पे है, 3 है दहाई का स्थान पे, 3 गुणे यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, अर्थात दहाई को हम 10 से, इकाई को 1 से, सैकड़े को 100 से और हजार को 1000 से। ठीक, तो हम अब इसी को सीरियल वाइज पढ़ेंगे। इकाई क्या है आपका 4, दहाई क्या है 3, सैकड़ा क्या है 5, हजार क्या है 2। देखो अब अगर हम इसको पढ़ें या फिर इसका स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू निकालना चाहें तो बताइए, ये 4 किसके स्थान पे है, इकाई के, तो जब जो अंक अर्थात जो अंक जिसके स्थान पे रहेगा वो उतने उसी से गुणा हो जाएगा। तो इकाई का स्थान पे है, इकाई के लिए 1 लिखेंगे, दहाई के लिए 10 लिखेंगे, सैकड़े के लिए 100 लिखेंगे, हजार के लिए 1000, 10,000 के लिए 10,000, लाख के लिए लाख, ऐसे हम क्रमबद्ध बढ़ते रहेंगे। ठीक, अब 4 गुणे 100, अब हमको इतना तो आता ही है कि 4 गुणे 100 कितना होगा 400, 4 गुणे 10 है ये, तो 4 धम्मा 40 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा है 3, अब इसका स्थानीय मान निकालोगे, अर्थात स्थानीय मान का अर्थ ये हुआ कि वो संख्या जो किस स्थान पे स्थित है उसका मान ही स्थानीय मान कहलाएगा। ठीक, तो ये संख्या किसके स्थान पे स्थित है 3, 3 किसके स्थान पे, ये हो जाएगा आपका इकाई है, यहाँ पे हो जाएगा 4 इकाई, अर्थात 4 एकम 4 होगा। ठीक, यहाँ थोड़ा हम गलती कर गए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, क्योंकि इकाई है ना, तो इकाई को हम 1 से लिखेंगे और दहाई को 10 से, सैकड़े को 100 से और हजार को 1000 से। तो जो 4 जो है इकाई का स्थान पे है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 4 इकाई। अब ये 3 है, 3 किसके स्थान पे है, दहाई के, तो क्या हो जाएगा 3 धामा 30, अब यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो इस 3 का स्थानीय मान क्या हुआ 30, इस 4 का स्थानीय मान 4 और इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 गुणे किसके स्थान पे है, सैकड़े के, तो 100 से गुणा हो जाएगा 5 गुणे 100 बराबर 500। फिर इसके बाद कौन है 2, 2 किसके स्थान पे है, 2 है आपका हजार का स्थान पे, तो यहां लिख देंगे 2 गुणे 1000, तो हो जाएगा 2000। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या अर्थात किसी भी पूर्णांक का हम क्या स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब स्थानीय मान की बात आता है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब इसमें देखिए, पहले इसमें क्या करेंगे हम सभी अंक का मान अर्थात वो किस पर स्थित है, किस स्थान पर स्थित है वो लिख लेंगे। अब देखो इसमें 7 कहां पर है, इकाई, 6 दहाई पे, 3 सैकड़े पे, 5 हजार और 3
है 10,000 रुपये, अर्थात 7 इकाई पे, 6 दहाई, 3 सैकड़ा, 5,000 और 3 10,000 प्रतिशत है। अब देखिए हमें ये कह दिया गया कि दिए गए संख्या में सिर्फ किसके, प्रत्येक 3 अर्थात ये 3 और ये 3, ये दोनों 3 जो लिखा गया है इसी का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि अब पहले देख लिए कि ये 3 किसके स्थान पे स्थित है, सैकड़े पे, तो 3 तो रहेगा ही, उसके साथ साथ किसका गुणा करेंगे हम, 3 100 से गुणा कर देंगे इसी में, तो सैकड़ा है तो 100 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 गुणे 100 बराबर 300। ठीक, उसके बाद कौन सा है, कौन 3 है, एक ये 3 लिखा है। अब इसका स्थानीय मान निकालेंगे, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 3 गुणे, अब यहां पर आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये 10,000 जो है 3 के स्थान, 3 जो है 10,000 के स्थान पे है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000। ठीक, अब 10,000 लिख दीजिए यहाँ पे। अब बताओ 3 गुणे 10,000 कितना हो जाएगा, 30,000। अब हमको पता चल गया इस 3 का स्थानीय मान, अर्थात पहले 3 का स्थानीय मान कितना है 300 और दूसरे 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 3,000। इस प्रकार से हम स्थानीय मान पता कर लिए। पहले क्या पढ़े, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या हुआ कि ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं, उनके मध्य संबंधों एवं नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, उसके बाद आया संख्या के बाद, संख्या पद्धति के बाद अंक। बात है समझ में, अंक कितने हैं, 0 से लेकर के कहां तक, 9 तक, ये हो गए अंक आपके। अब इन्हीं अंकों में से 1 से लेकर के 9 तक के अंक जो है ये आपके सार्थक अंक कहलाते हैं। और इसी में एक कौन है, 0 जो कि निरर्थक, अर्थात जिसका कोई अर्थ और जिसका कोई मान, कोई लाभ है ना हो। ठीक, कहीं कहीं लाभ भी होगा, कहीं कहीं हानि भी होगा, तो लेकिन 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को लिखने में हमें कहीं भी हानि किसी प्रकार से नहीं होगा। अब इसके बाद क्या आया, संख्यांक। संख्यांक में क्या देखे हम कि कोई संख्या लिखा गया है, उसमें कौन कौन सा अंक है, वही अंक उस संख्या का संख्यांक कहलाएगा। ठीक, उसके बाद संख्या में संख्या किसे कहेंगे, अंकों के समूह या समुच्चय को ही संख्या कहेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या बताएं आपको कि संख्या, दिए गए संख्या का स्थानीय मान निकालना। संख्या का अर्थात संख्या के अंकों का, संख्या का नहीं, संख्या के अंकों का स्थानीय मान निकालना। पहले आपको एग्जांपल ये वाला दिए 2534 में हम यहाँ पे प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाले। पहले क्या करेंगे, दिए गए अंक के मान को लिख लेंगे, अर्थात जो अंक जहां पर है उनका नाम लिखेंगे। 4 किसके स्थान पे, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। इस प्रकार से जहां इकाई रहेगा वहां पे 1 से गुणा, दहाई रहेगा तो 10 से गुणा, सैकड़ा रहेगा तो 100 से गुणा, हजार रहेगा तो 1000 से गुणा, 10,000 रहेगा तो 10,000 से गुणा। सेम फिर क्या किए हम, 4 लिखे इंटू 1 क्यों किए, क्योंकि ये इकाई का स्थान है, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हो गया 4 एकम 4। यहाँ पे कितना है 3 इंटू 10, 3 10 जा 30, फिर 5 इंटू 100 क्यों रखा गया, आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि ये 100 के स्थान पे है, अर्थात सैकड़े का स्थान पे है, इसलिए हम वहां पे 100 से मल्टीप्लाई किए। और ये 1000 के स्थान पे है, इसलिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किए। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका स्थानीय मान के बाद आएगा जातीय मान, अर्थात संख्या दिया रहेगा और उसमें से आपको उसका जातीय मान निकालना रहेगा। अब यही संख्या दिया गया है, यह लिखा है 393। अब इस 393 कह दिया गया प्रत्येक या
एक कोई निश्चित दिया होगा, या तो 9 दिया है या फिर दोनों 3 का, आप जातीय मान निकालिए। तो जातीय मान में क्या होता है कि जो संख्या लिखा है, जो संख्या जिस स्थान पे स्थित है वही उसका, अर्थात वही अंक ही उस संख्या का और उस स्थान का जातीय मान कहलाएगा। अब जैसे लिखा है 3, तो 3 का अगर हम जातीय मान निकालेंगे तो 3 का जातीय मान 3 ही आएगा। ठीक, जातीय मान 3। ये 9 लिखा है, 9 का जातीय मान 9, 3 ये लिखा है, इस 3 का जातीय मान 3। अर्थात जातीय मान का अर्थ ये हुआ कि जो अंक लिखा है वही अंक उसका जातीय मान कहा जाएगा। ठीक, और हम आपको आगे बताएं, इसके बाद आता है संख्या के प्रकार, अर्थात संख्या कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि संख्या, अंक, संख्यांक, स्थानीय मान, जातीय मान, तब तक आप किसी भी प्रकार से कोई भी सवाल ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक, तो इसके बाद आएगा आपका संख्या के प्रकार। देखो, संख्या के प्रकार में संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें आपका पहला है प्राकृतिक संख्या। ठीक, हम एक एक बताएंगे, एक एक ऐसे इसका डिफिनेशन बताते चलेंगे। ठीक, अब इसमें पहला इसका है संख्या के प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है, प्राकृतिक संख्या। तो जैसा कि आपको हम पहले ही बता दिए कि कोई भी शब्द हो, कितना ही कठिन के शब्द क्यों ना हो, जब हम उस शब्द का शब्द विच्छेद अर्थात उनको हम कई टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं, तो हमें जो है उस संख्या का, उस शब्द का हमें आसानी से अर्थ आ जाता, आसानी समझ में आ जाएगा कि ये इसका अर्थ क्या, इसका मतलब क्या है। इसे लिखा गया है प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या कौन कौन से कैसे बना है, प्राकृतिक प्लस संख्या, प्राकृतिक प्लस संख्या। अच्छा, यहां पे पहले क्या है, प्राकृतिक। तो आप प्राकृतिक से कुछ समझ सकते हैं। प्राकृतिक का अर्थ क्या होता है, जो स्वयं अर्थात स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो किसी के द्वारा उत्पन्न अर्थात बनाया ना गया हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्राकृतिक। जैसे कि हमारे पास डस्टर है, तो ये डस्टर जो है ये एक कृत्रिम आविष्कारक अर्थात कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ना कि इसी को ये प्राकृतिक से बना है। हम लोग प्राकृतिक से बने हैं, हम लोग किसी ने बनाया नहीं है। ठीक, घास हुए, पेड़ पौधे हुए, ये सब प्राकृतिक चीज है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के शब्द से हमको समझ में आ रहा है कि ऐसे संख्या जिसको कोई मानव अर्थात कृत्रिम रूप से ना उत्पन्न किया गया हो, जो स्वयं अर्थात जिसको भगवान ने भेजा हो, वो प्राकृतिक कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, संख्या। तो इसमें जब बात संख्या की है तो देखें, प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक, अनंत तक। अर्थात प्राकृतिक संख्या वो संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह या संख्याओं का वह समूह जिसमें अंक कहां से, संख्या 1 से स्टार्ट होकर के कहां तक, अनंत तक लिखा गया हो या फिर अनंत तक हो। तो वो समूह, वो समुच्चय किसका, प्राकृतिक संख्याओं का समूह या समुच्चय कहलाएगा। पता है समझ में। अब आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो चूंकि प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होगा नेचुरल, तो नेचुरल शब्द जो है वो n से लिखा जाता है। इसलिए हम किसी भी, आप बता दें, किसी भी समुच्चय या समूह को गणितीय भाषा में जब लिखते हैं तो उसके इंग्लिश भाषा के कैपिटल लेटर से, अर्थात पहले लेटर को कैपिटल लेटर से लिख करके और उनके समूहों को मझली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। पता है समझ में। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर n से,
n को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक, और उनके समूहों को हम किसमें, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो मझले ब्रैकेट बना दिए। अब इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कहां तक, अनंत तक। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो उल्टा एड बना है, ये एक अनंत अर्थात इन्फिनिटिव का सिंबल है, ठीक। तो ऐसा समूह अर्थात 1 से लेकर के, आप सीधी सादी भाषा बोल सकते हैं कि 1 से लेकर के आगे की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, ठीक। इसके बाद आता है आपका नंबर 2, कौन सा, प्राकृतिक के बाद आएगा आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, अब देखो इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट हुआ है। अब पूर्ण संख्या में क्या करेंगे कि जिस संख्या को या जिस अंक को, इसे कहिए, जिस अंक को हम इस संख्या के समूह में नहीं रखे हैं, उनको लेकर के प्राप्त समूह या प्राप्त समुच्चय, कि किस चीज का समुच्चय समूह होगा, पूर्ण संख्या का। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर देने से प्राप्त समुच्चय या प्राप्त समूह किसका समूह होगा, पूर्ण संख्या का समूह होगा। बात आई समझ में। तो अब क्या करेंगे, अच्छा, जैसे हम इसको डिनोट किए हैं कैपिटल N से, ऐसे हम इसको कैपिटल W से डिनोट करेंगे। कैपिटल W मतलब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर का W लेटर, अर्थात जो W है कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और इसके इक्वल हम इस मझले ब्रैकेट का प्रयोग करके इनके समूह को लिखेंगे। तो होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या, जो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं लिखा गया है उनको भी इसमें लिख दीजिए, अर्थात पूरा संख्या, जो इसमें कुछ भी न छूटेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें 0 भी आ जाएगा और प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो रहेगा वो भी, कहां तक, अनंत तक। पता है समझ में। अब देखिए इसके बाद आता है पूर्ण के बाद आएगा आपका पूर्ण अंक अर्थात पूर्णांक। तीसरा क्या है, पूर्णांक। देखो पूर्णांक में हम कह सकते हैं ऐसे कि संख्या रेखा पर उपस्थित 0 के दाहिनी तरफ की सभी संख्याएं और 0 के बाईं तरफ की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि पूर्णांक कहां से, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर के प्लस इन्फिनिटी, अर्थात माइनस अनंत से शुरू करेंगे और कहां तक, प्लस अनंत तक। तो आपको बता दें हम ऐसे संख्या रेखा, एक छोटा सा काट पढ़ लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, यह है आपकी रेखा। इसी पर हम अगर संख्याओं को प्रदर्शित कर दे तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, संख्या रेखा। वो रेखा जिस पर क्या उपस्थित हो, संख्या उपस्थित हो, तो क्या कहलाएंगे, संख्या रेखा। कहां तक ये, माइनस इन्फिनिटी। तो आपको शायद पता होगा कि 0 के दाहिनी तरफ की सभी संख्याएं धनात्मक और 0 के बाईं तरफ की सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। तो यही संख्याएं अर्थात माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और कहां तक की, प्लस इन्फिनिटी अर्थात पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। अब देखो इसमें 2 पार्ट हैं, एक 0 के दाहिनी तरफ, दूसरा 0 के बाईं तरफ, ठीक। तो 0 के बाईं तरफ कौन है, प्लस प्लस है, और 0 बाईं तरफ क्या है, माइनस। दाहिनी तरफ प्लस और बाईं तरफ माइनस है। तो इनका हम एक इसी पूर्णांक का हम 2 प्रकार बना सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो पहले हम पूर्णांक जब लिखेंगे तो कैपिटल I से, इसको इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर से हम कैपिटल I लिखेंगे। कैपिटल I जो हो जाएगा आपका, कहां से स्टार्ट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक।
यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके पूर्णांक हो जाएंगे। अब इन्हीं को, अब इसी समूह को हम दो भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी था धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे 1 2, यहां मझले का प्रयोग करके लिखेंगे माइनस +1 +2 +3 कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। इसके बाद माइनस इन्फिनिटी अर्थात आई के ऊपर माइनस लगा देंगे। ये कितने हैं, ये हो जाएंगे आपके माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे कहां तक, प्लस इन्फिनिटी अर्थात -4 -3 -2 -1। ये हो जाएंगे आपके निगेटिव इंटीजर अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, अब देखिए, अब बात आपका आता है ये जीरो ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक। कैसे, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये संख्या रेखा, मान लीजिए ये एक स्वयं एक मुखिया है, इस पूरे सदस्य का ये एक मुखिया है। तो जीरो जो है सबसे बड़ा मानते हैं हम इसको। तो इन्होंने जब बंटवारा हुआ इनके दोनों इनके भागों में, तो जब ये दोनों ये अलग हुए तो इनके पास सिर्फ दो ऑप्शन था, एक प्लस दूसरा माइनस। तो जब ये मरने लगा तो कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, एक हमारे पास दो ऐसे अमूल्य चीज है जिसका आप दोनों उपयोग कर सकते हो और उसको ले लो। तो इन्होंने क्या किया, एक अपना ये प्लस इनको दे दिया और ये माइनस इनको दे दिया। अब बताओ इनके पास क्या बचा, कुछ नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो न धनात्मक होगा और न ऋणात्मक होगा। जैसे ये कोई मारा वारा नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक, तो ये जो होगा जीरो न धनात्मक पूर्णांक होगा और न ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाए पूर्णांक को, तो पूर्णांक के समूहों में जीरो को लिखेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, तो अगर डिफाइन कर दिया जाए कि धनात्मक पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो क्या बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 अर्थात जीरो के दाहिने तरफ की सभी संख्याएं। ठीक, क्या होंगे, पॉजिटिव, और जीरो के बाएं तरफ की सभी संख्याएं निगेटिव। बात आई समझ में। अब हम इसको मिटाते हैं, आगे चलेंगे। पहले क्या पढ़े, प्राकृतिक, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक। अब आइए, अब चौथा क्या है, चौथा है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है इसमें कि Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। P/Q का अर्थ क्या हुआ, अंश बटे हर। लेकिन शर्त क्या है, जबकि हर किसके, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट Q नॉट इक्वल जीरो, अर्थात P/Q नॉट इक्वल जीरो। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है, संख्या ये कौन सा है, ये मान लीजिए लिखा है 3। ये बताओ ये पूर्णांक है कि नहीं है, कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक है। तो धनात्मक पूर्णांक को हम अगर परिमेय में बदलें अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे,
तो क्या हो जाएगा, इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3/1। अब बताइए कि इसमें p कौन सा है, 3 है, q क्या है, 1 है। क्या ये 1 अर्थात q 0 के बराबर है, नहीं है। तो 0 बराबर नहीं है तो ये परमीय में हो जाएगा आपका। अब इसके बाद मान लीजिए हम 0 के बराबर लिख देते हैं। सपोज कीजिए कि ये 3/0 कोई कह रहा है, तो हम कैसे कहेंगे परमीय नहीं है। हम तो कहते देखो अंश बटे हर में तो है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अंश बटे हर में तो है, लेकिन क्यों 0 नहीं होना चाहिए, और होने पर क्या होगा और ना होने पर क्या होगा, ये देखिए। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये 3/0 लिखा है, इसका मतलब क्या, 0 को अर्थात 3 को 0 से डिवाइड कीजिए। तो जब आप 0 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 के टेबल में ऐसा हो कि 0 के टेबल में 3 मिले या तो 3 से कम। तो बताओ, चलो 0 टेबल पढ़ेंगे तो 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, अर्थात 0 का टेबल जब पढ़ेंगे तो चाहे जितने बार गुणा करें उसका मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप यहां देख सकते हैं, अगर हम 0 का टेबल 0 बार पढ़ रहे हैं, कितना मिला 0, 3 में से 0 माइनस किए फिर 3 आ गया, फिर कितना लिखेंगे, फिर 0 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, फिर 3 आएगा। अर्थात ऐसे 0 0 0 0 कितना अनंत बार मिलता रहेगा, इसका कोई मान नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं अगर 0 हर में हो जाएगा तो उसका कोई मान नहीं होगा। इसलिए हम परिमेय संख्या के समूहों में अर्थात परिमेय संख्याओं को लिखते समय हम एक चीज ध्यान देंगे, Q नॉट इक्वल 0। तो ये कह सकते हैं कि दी गई संख्या परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये 3/1 क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे मान लीजिए 5/6, 5/6 क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि p क्या है, 5 क्या है p, और 6 क्या है q। तो इस प्रकार कह सकते हैं 5/6 परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद आता है आपका भाज्य संख्या। क्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब होता है जो अर्थात ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, अर्थात स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी अन्य से भी पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसे संख्या को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। बात आई समझ में। तो भाज्य के लिए ऐसी संख्या जो एक से स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसे संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, तो भाज्य संख्याओं के समूह में जैसे लिखेंगे हम, जैसे क्या, देखो 2, देखो हम देख रहे हैं यहां पर 2। अगर मान लीजिए कोई कहता है आपसे 2 भाज्य है, नहीं। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य से भी कटे। तो आप अगर 2 लिखते हैं, 2 सिर्फ स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है और किसी अन्य से नहीं कटेगा, इसलिए हम 2 को भाज्य संख्याओं के समूह में नहीं रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है, हम देख रहे हैं मान लीजिए 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 4 एक से कट रहा है, 4 से अर्थात स्वयं से कट रहा है और 2 से भी कटेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 4 एक कैसी संख्या, भाज्य संख्या है। इसके बाद 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हुआ, 10 हुआ, ऐसे 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 हम लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से, एक से और किसी अन्य से भी पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। इसके बाद आता है अभाज्य, अभाज्य संख्या। इसमें थोड़ा सा अंतर है।
अंतर क्या है कि ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, किसी अन्य से न कटे, तो ऐसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कर बोलेंगे। ठीक, तो इसमें हम एग्जांपल लिख दें, जैसे अब देखो यहाँ पे दो जो है सिर्फ इस और सिर्फ एक ऐसी सम संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या है। क्योंकि देख रहे हैं सम संख्याओं में क्या होता है कि ऐसे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बात पहले हमारा अभाज्य का है, तो अभाज्य देख रहे हैं कि एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। तो इसलिए भाज्य संख्या अर्थात अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे अर्थात विभाजित होना, तो ऐसे संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अभाज्य संख्याओं में पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5, फिर 7, 11, ऐसे 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 हम अनंत तक लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो इसमें आप एक नोट लिख लीजिएगा, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होने के साथ साथ एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। तो इस टॉपिक से हमको 2 चीज पता चला कि सम संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या आप देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो सम संख्या तो सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ऐसे संख्या को हम सम संख्या बोलेंगे। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत तक ऐसे। तो आपको ये चीज देखने से कुछ समझ में आ रहा होगा कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संख्या कौन सा सम संख्या को अगर हमको पहचानना हो तो उनके सिर्फ एक ही लक्षण है, वो कौन से हैं कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे कौन से 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं, तो ऐसे संख्या को हम सम संख्या बोलेंगे। बात आई समझ में? तो इस संख्या के समूहों को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल ई जो इक्वल हो जाएगा, ई मतलब होता है इवन नंबर। तो इवन नंबर इज इक्वल 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद आता है आपका विषम संख्या। विषम संख्या, अब देखिए विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या वो संख्या अर्थात ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे कौन से 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि आते हैं, तो ऐसे संख्या को हम विषम संख्या या ओड नंबर बोलते हैं। तो ओड नंबर अर्थात कैपिटल ओ से इनके समूहों को हम प्रदर्शित या दर्शाते हैं। तो ओड नंबर कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या लिखा है, जैसे ये लिखा है आपको 521, तो आप देख रहे हैं कि इकाई अर्थात 500 इकाई का 521 में इकाई क्या है? 1 है। एक किस संख्या के समूह में आ रहा है? विषम संख्या के समूह में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या एक विषम संख्या होगा। अगर यहीं पे 2 आ जाता अर्थात 522 होता तो हम कह सकते थे ये दी गई संख्या
एक सम संख्या है। पता है समझ में? फिर इसके बाद आता है आपका सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या अर्थात ऐसी संख्या या दो संख्याओं का वह समूह जिसका महत्तम समापवर्तक क्या आता हो, एक आता हो, तो ऐसे समूहों को हम सहअभाज्य संख्या का समूह बोलते हैं। तो आपका जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में 2 और 3, 2 और 3 ये आप देख रहे हैं, ये जो है एक सहअभाज्य संख्या का समूह है। तो सहअभाज्य संख्या, अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इसका एलसीएम एक आएगा। चलो महत्तम समापवर्तक एक आएगा, हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। मासा निकालेंगे तो 2, 3 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 आया। फिर इस 1 को किससे 2 से डिवाइड करेंगे, 1 दुक्के 2, कैंसिल हो नहीं हुआ। तो मासा कब निकलता है कि जिस संख्या से शेषफल क्या मिले, 0 मिलता है, वही संख्या उस दिए गए समूह का मासा कहलाएगा। तो देख रहे हैं मासा इसका 1 आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 2, 3 अर्थात ये दोनों संख्याएं जब आपस में साथ में रहेंगे तो वो दोनों सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक, इसके बाद लास्ट है ये कौन सा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखिए आपको हमें ये वही स्थान बताना जहां परिमेय बताए थे। चलो कोई बात नहीं, इसके पहले हम परिमेय बता देते हैं। तो परिमेय संख्या में क्या था कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल 0 के। ठीक, सेम वही प्रोसेस होगा, सिर्फ इसमें थोड़ा अंतर है। अपरिमेय संख्या में क्या रहेगा कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन Q नॉट इक्वल 0 अर्थात हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको ये चीज समझ में आता है, आ रहा होगा कि Q और P दोनों में रहेगा, लेकिन क्या Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये भी है बात, इसमें ये है अपरिमेय में कि ऐसी संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो संख्या आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आपको हम बता दें कि इसके लक्षण, जैसे जो संख्या रूट में हो, जो संख्या रूट में हो लेकिन सभी पर ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना निकले, अर्थात वो संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तो उस संख्या का वर्गमूल निकालना ही, जो निकालेंगे तो वो जो होगा अपरिमेय संख्या में होगा। अब अगर यहाँ पर हम कह दे √4 जो होगा एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि √4 था, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 को हम परिमेय संख्या के समूह में लिखते हैं। तो अगर हम इसको कहें अपरिमेय है तो ये अपरिमेय नहीं रहेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल 2 आएगा और वो 2 क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक को परिमेय में हम बदल सकते हैं, यहाँ पर बटे 1 कर देंगे, हो गया आपका परिमेय संख्या में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसा समूह, ऐसा संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते और Q नॉट इक्वल 0, तो ऐसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि जिस संख्या, वह संख्या जो दशमलव स्थान तक हो, अर्थात जिसको भाग देने पर मान क्या मिले, दशमलव स्थान अर्थात अशांतावर्ती दशमलव हो, तो ऐसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक यहीं तक और मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।